तो गाइज जो 6 अप्रैल को जेई मेंस का पहला पेपर हुआ शिफ्ट 1 का, उसके हम लोग मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन आए हैं उसका आज हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज गिवन एज के, 2k एंड 4k रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हम लोग को ये बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है बच्चों h बाय पी। ये p क्या होता है, मोमेंटम। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय मोमेंटम का फॉर्मूला हो सकता है 2mk, वेयर के इज काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसे लैम्डा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, ये आ गया 1 बाय अंडर रूट एम के, इसके प्रोपोर्शनल आ गया, यानी अंडर रूट ऑफ मास और काइनेटिक एनर्जी ये दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी तो k दे दी है, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी 2k दे दी है, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 4k दे दी है, और मास सबका अलग अलग होता है। अगर मैं प्रोटॉन का मास m बोल रहा हूं बच्चे लोग, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लगभग 1800 टाइम्स कम यानी हल्का होता है, किससे, प्रोटॉन से। तो ये हो जाएगा m बाय लगभग 1800 टाइम्स। ठीक, और जो अल्फा पार्टिकल होता है वो क्या होता है, हीलियम पार्टिकल है ना, पॉजिटिव हीलियम, डाई पॉजिटिव हीलियम पार्टिकल, तो उसका मास क्या होगा 4m। ठीक, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो देखो लैम्डा इलेक्ट्रॉन का क्या प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1 बाय अंडर रूट m बाय 1800 इंटू के। ठीक, और लैम्डा जो है प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, 1 बाय अंडर रूट m इंटू 2k, और लैम्डा जो अल्फा पार्टिकल का क्या हो जाएगा, 1 बाय अंडर रूट m 4m इंटू 4k, यानी 16m। अब आप देख रहे हैं कि ये 1800 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, ये तो ऊपर चले जाएगा अंडर रूट 1800। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि 1800 सबसे ऊपर चलेगा, नीचे m के है, और बाकी सब में वैल्यू जो है डिनोमिनेटर्स में, तो सबसे बड़ा वैल्यू तो इसी का हो गया लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा होगा। अब सेकेंड चीज, अब अपन ये देखते हैं प्रोटॉन में नीचे क्या आ रहा है, 1 बाय 2m के अंडर रूट, और अल्फा पार्टिकल में क्या आ रहा है 16m के। ठीक है, तो डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, डिनोमिनेटर किसका, अल्फा पार्टिकल का बड़ा है, तो डिनोमिनेटर अगर अल्फा पार्टिकल का बड़ा है तो उसका लैम्डा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, तो सबसे बड़ा उसका हो गया और सबसे छोटा अल्फा पार्टिकल होगा, तो बीच में आ जाएगा प्रोटॉन और सबसे लास्ट में अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो पहले वाले आंसर क्या होगा, लैम्डा इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा, फिर प्रोटॉन, फिर अल्फा पार्टिकल, तो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, इन द हाइट, इफ द हाइट ऑफ अ टावर यूज्ड फॉर एलओएस कम्युनिकेशन इज इंक्रीज्ड बाय 21%। ठीक है, तो हम लोग को ये बताना है द परसेंटेज चेंज इन रेंज क्या होगा। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 2RH। ठीक है, जिसमें r रेडियस ऑफ अर्थ है और h जो होता है वो क्या होता है, हाइट ऑफ टावर। तो यहाँ पर हाइट ऑफ टावर को 21% इंक्रीज कर दिए। तो सपोज अगर पहले हाइट h था, ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, 21% इंक्रीज करने से 1.21h हो जाएगा। ठीक है, तो जो नया रेंज है r डैश, ये क्या आ जाएगा 2r इंटू 1.21h। ठीक है, ये आ गया आपका नया रेंज। ये 1.21 को बाहर ले सकता हूं, तो बाहर आ जाएगा 11 का ये होता है, तो 1.1 ये बाहर आ जाएगा अंडर रूट 2RH। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज कितना आएगा, r डैश माइनस r बाय ओरिजिनल। ठीक है, तो कॉमन जो ले लेंगे ये आ जाएगा 1.1 माइनस 1 और अंडर रूट 2RH और अंडर रूट 2RH कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों कट गया, तो कितना आ जाएगा 0.1, या इसको परसेंटेज में लिखना है तो आ जाएगा 10%। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 10%। ठीक है, ऑप्शन 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। तो थर्ड क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि पिक द करेक्ट ग्राफ फॉर पोटेंशियल V एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। ठीक है, तो शेल जो होता है उसके सरफेस पे चार्ज होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग अंदर पे देखें यानी इनसाइड ऑफ द शेल, तो अगर मैं यहां पर एक क्या बना दूं, गॉसियन सरफेस ले लूं, तो इसके अंदर चार्ज एनक्लोज्ड क्या आएगा, 0। मतलब शेल के अंदर कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, 0, है कि नहीं। अब मेरे को यह पता है बच्चों, dv बाई डी आर बराबर होता है माइनस ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब क्या है, v जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट, है कि नहीं।
तो इनसाइड ए स्फीयर v जो होता है वो कांस्टेंट होगा होलो स्फीयर के लिए, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ एक ही ग्राफ में ऐसा है बच्चों, यहां पर क्या है, ऐसा बोल रहा है कि जैसे 0 से r तक जा रहे हैं तो यूनिफॉर्मली लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, इस ग्राफ में तो बोल दिया इनवर्सली डिक्रीज हो रहा है, इस ग्राफ में 0 से लेकर r तक इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं बोला है ना, लेकिन हमको पोटेंशियल है ही नहीं बोला है। यहां पर बस क्या है, पोटेंशियल जो है वो क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट है r तक, और उसके बाद जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे कम होते जाएगा, क्योंकि आउटसाइड पॉइंट के लिए तो वो कैसे काम करता है, एक पॉइंट चार्ज के जैसा काम करता है, तो KQ बाय R ही होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, फोर्थ वाला, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग एंड केप्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस, ठीक है। The other end of the spring is connected to a fixed shaft rotating with an angular speed omega. Find the tension in the spring. ठीक, तो ये क्या कर रहा है आपका, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है m मास का, ये स्प्रिंग से जो कनेक्टेड है, इसको क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट अपन ओमेगा से रोटेट करा रहे हैं। तो ये ओमेगा से ऐसे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसको जो टेंशन है वही क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। तो हम लोग सीधा टेंशन को किससे इक्वेट कर सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स से। अब ये क्वेश्चन में दे दिया है कि ये रेडियस जो है वो क्या है, r है कि नहीं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा, m r ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो t है यही टेंशन इन द स्प्रिंग होगा, तो इसका आंसर होगा थर्ड, m ओमेगा स्क्वायर r। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो इसमें क्या बोला है, फॉर द ऑसिलेशन एग्जिबिटेड बाय द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑन अ स्मूथ सरफेस अलोंग द स्प्रिंग द टाइम पीरियड किसके बराबर होगा, ठीक है। तो बच्चों ये वाली जो आप असेंबली देख रहे हो है ना, ऐसे दो स्प्रिंग लगे हुए हैं, तो ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो दो चीजें स्प्रिंग में, एक होता है बच्चों आपका फोर्स और दूसरा चीज होता है बच्चों आपका एलोंगेशन, ठीक है। तो अगर फोर्स सेम होता है, फोर्स जब दोनों में सेम होता है तो हम लोग बोलते हैं वो सीरीज में, ठीक। और अगर एलोंगेशन सेम होता है तो हम लोग बोलते हैं वो पैरेलल में, कॉम्बिनेशन। तो अगर आप इस डायग्राम में गौर से देखोगे, सपोज अगर मैं क्या किया, इस मास को थोड़ा सा इधर खिसकाया, ठीक है, ये मास जो है थोड़ा सा इधर खिसक गया, ठीक है, ये इस तरफ खिसका, तो ये जो स्प्रिंग है इसमें कंप्रेशन आ जाएगा x का, और उतना ही एक्सटेंशन आ जाएगा इस स्प्रिंग में x का, ठीक है। तो दोनों में एलोंगेशन जो हो रहा है वो सेम हो रहा है, भले एक में कंप्रेशन एक में एक्सटेंशन है, लेकिन एलोंगेशन क्या हो रहा है, सेम। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपन k नेट कैसे निकालते हैं, K1 प्लस K2, है कि नहीं। और एक अगर मैं क्या कर दूं, इस सिस्टम को ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं कि एक ही स्प्रिंग लगा हुआ है किसका, K नेट का, और ये m मास क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर ये कर रहा है तो हम लोग इसका टाइम पीरियड क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट m बाय K नेट, और K नेट की जगह यहां क्या लिख देंगे, 2 पाई अंडर रूट m बाय K1 प्लस K2, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो, टू आइडेंटिकल करंट कैरिंग कॉइल्स विद सेम सेंटर आर प्लेस्ड विद देयर प्लेन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। मतलब ये दोनों कॉइल्स के जो प्लेन है वो आपस में कैसे परपेंडिकुलर है, आपस में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो क्या बोला है, इफ I बराबर √2a एम्पेयर की करंट दौड़ रही है, द रेडियस ऑफ अ कॉइल कितना दे दिया है, 1 मीटर। तो हमको ये निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर C किसके बराबर होगा, ठीक है। तो देखो इस वाले में ऐसे करंट दौड़ रही है ऊपर से नीचे, ठीक है। तो बच्चों यहां पर अगर हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो सेंटर पे होगी वो क्या होगी, टुवर्ड्स लेफ्ट, इस डायरेक्शन में होगी। मैं मार्क कर देता हूं किस डायरेक्शन में होगी, इस तरफ, ठीक। और इस डायरेक्शन में होगी, और इसका वैल्यू क्या होगा, सेंटर ऑफ द रिंग में है, तो सेंटर ऑफ द रिंग में होता है μ0I/2a, ठीक है। A इज द एरिया ऑफ रिंग, ठीक है। तो रेडियस ऑफ रिंग, तो 2r हो जाएगा, μ0I/2r। अब ये जो है ये हॉरिजॉन्टल रिंग है, इसमें करंट कैसी जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। तो यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, यहां भी अपन क्या लगाएंगे, वो लगाएंगे, क्या बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल। तो इसके कारण क्या आ रहा है, अपवर्ड, इसके कारण क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड। तो इस वाली रिंग के कारण आ रहा है अपवर्ड, और इसका भी वैल्यू क्या होगा, ये भी होगा μ0I/2r, ठीक है। तो एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है और एक के कारण लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल है, तो बी नेट क्या आ जाएगा भाई, b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। तो दोनों सेम वैल्यू है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, √2
म्यू 0 आई बाय 2r। अब वैल्यू डाल देते हैं, √2 म्यू 0 आई का वैल्यू पहले से दे दिया √2 एम्पेयर और 2 इंटू आर का वैल्यू दे दिया 1 मीटर। ठीक है, तो √2 2 हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया म्यू नॉट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा म्यू नॉट, नंबर 1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, क्या बोला है, अ बॉल ऑफ मास m एंड रेडियस r। तो बॉल है एक m मास का जिसका रेडियस क्या है, r है, एंड डेंसिटी रो इज ड्रॉप्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो 0। आफ्टर मूविंग फॉर सम टाइम द स्पीड ऑफ द बॉल बिकम्स कांस्टेंट इक्वल टू v0। तो बच्चों ये तो क्वेश्चन क्या हो गया, टर्मिनल वेलोसिटी का हो गया। ठीक है, तो द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड अपने को निकालना है। तो देखो, जब अपन किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं लिक्विड में और उसकी वेलोसिटी इक्वल हो जाती है, उस कंडीशन में क्या होता है, देखो जो भी उस पर नेट फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, इक्वल। तो डाउनवर्ड फोर्स कौन सा लगता है, mg, और अपवर्ड कौन सा फोर्स लगेगा, अपवर्ड फोर्स लगेगा बुएंट फोर्स। ठीक है, तो वो होता है v रो g। क्लियर। और एक फोर्स और अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है जो कि क्या होता है, विस्कस फोर्स। वो क्या होता है 6 पाई ईटा आर वी, स्टोक्स इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका इक्वेशन बना लेते हैं। तो नेट जो डाउनवर्ड फोर्स है, नेट डाउनवर्ड फोर्स कितनी है, mg बराबर क्या हो जाएगी, नेट अपवर्ड फोर्स विच इज v रो g प्लस 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, अब मास ऑफ बॉल अपने को यहां पर लिखना है, तो मास अपने को दे दिया है m, ठीक, इंटू g बराबर वॉल्यूम। तो यहां पर वॉल्यूम बॉल का क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेना है, तो लिक्विड का डेंसिटी यहां पर दिया है रो 0, तो वो ले लिए रो 0 इंटू जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी 0। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अपने को देखो यहां पर अपने को रो 0 और रो के टर्म्स में निकालना है ना, तो रो 0 और रो के टर्म्स में निकालना है, तो हम लोग को यहां पर उसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो यहां पर m की जगह क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ बॉल जो है वो वॉल्यूम ऑफ बॉल विच इज 4/3 पाई आर क्यूब इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू रो इंटू जी बराबर आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो 0 जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी 0। अब इन लोगों को एक तरफ ले आते हैं, तो देखो 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन आ जाएगा, जी भी कॉमन आ जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब जी ये आ गया कॉमन, और यहां क्या बच जाएगा, रो माइनस रो 0 इज इक्वल्स टू, इस तरफ क्या बचा है, 6 पाई ईटा आर और v0। तो हम लोग को निकालना है ईटा की वैल्यू। तो देखो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 6 इधर चले जाएगा, तो ये देखो 2 2 जा 2 3 जा, तो ये हो जाएगा ईटा बराबर 2 आर क्यूब जी बाय, ये 3 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 9, फिर ये आर एक नीचे आ जाएगा आर और एक v0, और इधर बच जाएगा रो माइनस रो 0। ठीक है, अब यहां पर अपन क्या कर देंगे, देखो अब ये वैल्यू आ गई, अब एक आर से एक आर कट जाएगा तो स्क्वायर हो गया, 2r स्क्वायर जी अपॉन 9v0 रो माइनस रो 0। ठीक है, ये आ गई ईटा की वैल्यू। अब देखो क्वेश्चन में जो है वो mg के टर्म्स में दिया है, क्वेश्चन में जो है वो mg के टर्म्स में दिया है। क्वेश्चन में देखो g है, v0 है और m है, यहां पर सामने में रेडियस अपने को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मास के टर्म्स में लाना पड़ेगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, देखो डेंसिटी और इसको ऐसे लिख सकते हैं कि देखो मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो रो इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहां से 4/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, m बाय रो ये आ जाएगी। ठीक, तो देखो m आ जाएगा यहां पर इक्वेशन में। अब आपको क्या चाहिए, आर क्यूब का सब्स्टिट्यूशन करना है, तो आर क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, आर क्यूब बराबर आ जाएगा, इस तरफ ले जाते हैं, तो 3m बाय 4 पाई रो ये आ गई आपकी आर क्यूब की वैल्यू। लेकिन हमको सिर्फ आर स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना है, तो आर स्क्वायर बराबर ऐसे लिख लीजिए, आर स्क्वायर बराबर 3m बाय 4 पाई रो आर, एक आर इस तरफ। अब इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो क्या होगा, देखो 2g बाय 9v0 ये तो अपना बाहर आ गया, 2g बाय 9v0। अब आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर की जगह लिख देते हैं, कहां गया वैल्यू जो निकाले हैं, 3m बाय 4 पाई आर, और एक जो रो है उसको अंदर भेज देते हैं, एक जो रो है उसको अंदर भेज देते हैं,
तो नीचे में इसके डिवाइड में आ जाएगा ना रो, तो ये क्या बचेगा 1 माइनस रो 0 बाय रो। क्लियर। अब ये 3 से कट गया, अब ये आ गया 2gm, अच्छा ये 2 सा भी कट गया, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा gm बाय 3 2 सा 6 पाई v0 इंटू r और अंदर 1 माइनस रो 0 बाय रो। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ऐसा है कि mg बाय 6 पाई v0 वाला क्वेश्चन, तो ये वाला आपको दिख रहा है 1 माइनस है ना, तो ये ऑप्शन 1 ये होगा इस आंसर, इन्हें करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे असर्शन रीजन का है। क्या है? अर्थ हैज एन एटमॉस्फेयर एंड मून डजंट, ये बोल दिया है, ठीक है, ये असर्शन है। और रीजन ये है एस्केप स्पीड ऑफ मून इज लेस देन दैट ऑफ अर्थ। तो देखो असर्शन रीजन सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले तो असर्शन और रीजन को अलग अलग ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट के जैसा देख लो, ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, अर्थ हैज एटमॉस्फेयर एंड मून डजंट, तो ये बात तो सरासर ट्रू है, ठीक है। दूसरा, एस्केप स्पीड ऑफ मून इज लेस देन दैट ऑफ अर्थ, तो ये बात भी क्या है, ट्रू है कि नहीं। √2 gm/r होता है, ठीक है, क्योंकि मास ऑफ मून बहुत ज्यादा कम है, इस कारण से उसकी एस्केप वेलोसिटी भी बहुत कम होती है, ठीक। अब ये दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू हो गए। अब ये क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो देखो किसी भी टेम्परेचर T पे आपके गैस के मॉलिक्यूल्स के बाद कौन सी काइनेटिक एनर्जी होती है, जिनके कारण उनके पास एक VRMS वेलोसिटी होती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो मून के केस में क्या होता है बच्चों, जो VRMS होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एस्केप वेलोसिटी, ठीक। तो इसी के कारण क्या होता है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो मून के सरफेस को एस्केप कर जाते हैं, इसी कारण से मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। तो एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है कि एस्केप वेलोसिटी अर्थ की ज्यादा है, तो आरएमएस वैल्यू से वो बड़ी रहती है अर्थ में, तो एस्केप नहीं कर पाते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स की जो आरएमएस स्पीड होती है मून के एस्केप वेलोसिटी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है, तो वहां से वो एस्केप कर जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, assertion is true, reason is also correct and R is the correct explanation for A। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। अब क्या देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू अ गैस इन अ सिस्टम इज इक्वल टू 1000 जूल। तो बच्चों हीट सिस्टम को दिया गया है तो वो होगा पॉजिटिव, क्यों होगा पॉजिटिव, कितना, प्लस 1000 जूल। द सिस्टम इन रिटर्न डज 200 जूल ऑफ वर्क। तो सिस्टम ने कितना वर्क किया, 200 जूल वर्क किया, ठीक। ये थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे है ना, फिजिक्स का सवाल है। तो वर्क जब सिस्टम करता है तो उसको भी हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। तो फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपने को निकालना है, ठीक है। तो Q बराबर डेल्टा U प्लस W, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। तो Q कितना दिया है, 1000 जूल, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपने को निकालना है, और वर्क डन कितना है 200 जूल। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, ये 200 इधर आ जाएगा, तो 800 जूल, ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑन अ प्लैनेट ऑफ मास डेंसिटी रो, ठीक है। तो प्लैनेट है जिसकी डेंसिटी क्या दे दी है, रो दे दी है, ठीक है, इज सेम एज दैट ऑफ अर्थ, अर्थ और उसकी डेंसिटी सेम है। वाइल मास ऑफ द प्लैनेट इज ट्वाइस, तो अगर अर्थ का मास बच्चों अपन m लेंगे तो ये जो प्लैनेट है इसका मास हो जाएगा ट्वाइस ऑफ द मास ऑफ अर्थ, तो 2m हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल दिया, रेशियो वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट टू द अर्थ क्या होगा। तो देखो डेंसिटी दोनों की सेम दे दी है, तो जाहिर सी बात है रेडियस दोनों का अलग अलग होगा, है कि नहीं। और हमको ये पता है वेट क्या होता है, mg। अब जिस ऑब्जेक्ट का वेट नाप रहे हैं उसके लिए भाई अलग अलग प्लेनेट का मास और रेडियस है, तो जी अलग अलग होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जी निकाल लेते हैं दोनों के लिए। तो अर्थ के लिए जी निकालना तो एकदम सिंपल है, gm/r², ठीक है। और प्लेनेट के लिए अगर हम लोग जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, g इंटू 2m बाय उसका रेडियस अलग है, तो क्या हो जाएगा r' का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये r' की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो डेंसिटी कांस्टेंट है, यहां पर डेंसिटी कांस्टेंट है, डेंसिटी बराबर क्या होता है बच्चों, मास बाय वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो m बाय v ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है कि नहीं। डेंसिटी कांस्टेंट है तो m बाय v क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब अपन क्या करते हैं, मास ऑफ अर्थ m है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या होगा 4/3 पाई r3, ये बराबर हो जाएगा मास ऑफ प्लेनेट है 2m और रेडियस क्या हो जाएगा 4/3 पाई r' का क्यूब। तो
तो 4/3 4/3 कट गया, m से m कट गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, r डैश का क्यूब बराबर 2 और ये जाएगा r क्यूब। ठीक है, तो r डैश के क्यूब का वैल्यू आ गया। तो r डैश का वैल्यू अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 का पावर 1/3 क्यूब रूट इंटू r, ये आ गया नया रेडियस। अब हमको g का अगर रेशियो निकाले तो वेट का भी रेशियो निकाल जाएगा, और रेशियो किसका पूछा है, वेट ऑफ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट टू दैट ऑफ अर्थ। तो पहले g प्लैनेट का लेना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, g ऑफ प्लैनेट, g 2g ऐसा लिख लेते हैं, m बाय r डैश का स्क्वायर। अब r डैश का स्क्वायर क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर हो गया r स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 का पावर 2/3। ठीक, और g अर्थ का क्या हो जाएगा, gm बाय r स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, तो gm बाय r स्क्वायर से gm बाय r स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब ये कितना आ गया, g ऑफ प्लैनेट बाय g ऑफ अर्थ, ये आ गया 2 इंटू ये 2 का पावर 2/3 ऊपर चले जाएगा तो 2 का पावर -2/3 हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 का पावर 1 - 2/3, तो आ जाएगा 2 का पावर 1/3। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक, तो क्या होगा, 2 का पावर 1/3। ठीक है, अब देखते हैं बच्चे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन रीजन क्या दिया हुआ है, रेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45, और रीजन ये दिया है कि रेंज इज मैक्सिमम व्हेन sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो बच्चों अगर एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल थीटा एंगल से v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक, तो इसका जो रेंज होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, u² sin 2 थीटा अपॉन g। ठीक है, तो ये बोला है कि ये मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 45 लेंगे। तो जाहिर सी बात है रेंज मैक्सिमम तो तब होगा जब साइन की वैल्यू कहाँ जाती है, यानी मिनिमम जो मैग्नीट्यूड होता है वैल्यू का वो 0 होता है और मैक्सिमम क्या होता है 1, -1 से 1 जाता है रेंज साइन का वैल्यू का, लेकिन मैग्नीट्यूड के रूप से देखोगे तो 0 मिनिमम होता है और 1 मैक्सिमम होता है। तो ये जब 1 होगा तभी तो मैक्सिमम होगा रेंज। ठीक है, और ये 1 कब होगा, sin 2 थीटा 1 कब होगा, sin 2 थीटा 1 तब होगा जब 2 थीटा आपका 90 होगा, और 2 थीटा 90 कब होगा, जब थीटा आपका कितना होगा 45। तो भाई असर्शन भी हमारा ट्रू है, रीजन भी हमारा ट्रू है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्या बोला है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कैन बी वेरिड बाय फिलिंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k = 4 एज शोन इन फिगर। तो क्या दिखा है, देखो कि अपने पास क्या है, कैपेसिटर है, ठीक, ये हो गए उसके पैरेलल प्लेट्स, है ना। अब इसमें क्या कर रहे हैं अपन, धीरे धीरे एक डाइलेक्ट्रिक डालते जा रहे हैं जो वेरी कर रहा है x, जो वेरी कर रहा है धीरे धीरे उसकी थिकनेस अपन वेरी करते जा रहे हैं। सपोज अपन क्या डाल दिए, एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, तो ये x थिकनेस तक अपन क्या डाल दिए, इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k बराबर क्या है 4। ठीक, अब जब अपन x का वैल्यू क्या रखें d/3, जब हम x का वैल्यू क्या रखें d/3, तब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C2, और जब हम x का वैल्यू 2d/3 रखें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड आ रहा है। ठीक है, तो ये जब पार्शियली डाइलेक्ट्रिक फिल रहता है उसको बनाना एकदम सिंपल होता है क्वेश्चन को, तो ये दोनों सीरीज में हो गए। ठीक है, तो सपोज इस पार्ट का कैपेसिटेंस C1 ले लो और इस पार्ट का कैपेसिटेंस C2 ले लो, तो ये दोनों पैरेलल सीरीज में हो गए, और सीरीज में आपका C नेट का वैल्यू क्या हो जाता है, C1 C2 बाय C1 प्लस C2। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन सिंपली क्या करते हैं, C1 C2 का वैल्यू निकाल देते हैं, इस डाइलेक्ट्रिक भरे हुए पार्ट का कैपेसिटेंस क्या होगा वो पहले निकाल लेते हैं C1। तो डाइलेक्ट्रिक पार्ट का क्या होगा, k a एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना थिकनेस भरा है पहले केस में d/3। ठीक है, k a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d/3, तो k क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब a क्या है, प्लेट एरिया, तो सेम है, जो प्लेट का एरिया है वही लेंगे अपन। ओके, तो देखो अपन इसको लिख सकते हैं C1 बराबर k का वैल्यू 4 है, ये 3 ऊपर चले जाएगा तो 4 3 हो जाएगा 12 a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। ठीक है, और वहीं अपने को अगर C2 की वैल्यू निकालनी है बचे हुए पार्ट की, तो वो सिंपली हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d/3, तो हो जाएगा 3/2 a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। ठीक, ये a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d और a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, इसके वैल्यू अपन ऐसे ही रख देते हैं, इसको अपन बोल देते हैं कि a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d जो है सपोज c, ऐसे मान लिए। ठीक है, तो देखो C1 की वैल्यू हो जाएगी 12c और C2 की वैल्यू हो जाएगी 3/2c। ठीक, अब ये दोनों की वैल्यू जो है अपन सी नेट में डाल देते हैं। ठीक है, तो सी नेट जो है यहां पर लिखते हैं, स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा, सी नेट की वैल्यू लिखते हैं C1 C2 बाय C1 प्लस C2, तो आएगा 12c इंटू, सॉरी प्लस नहीं इंटू रहता है, 12c इंटू 3/2c बाय
12C प्लस 3/2C। क्लियर? तो अब इसकी वैल्यू क्या जाएगी, देखो एक C तो कट जाएगा कॉमन लेके, है ना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, ये गया 6 3 18 हुआ, 18C डिवाइडेड बाय 12 प्लस 3/2, तो 12 2 24, 24 प्लस 3 27/2, 2 भी ऊपर भेज दो, ठीक है। तो सी नेट की वैल्यू आ जाएगी, ये जा रहा है 3 6 3 9 और ये जा रहा है 3 2 3 3, ठीक है, तो 2 2 4, तो ये आ गई 4/3C। ये आ गई सी नेट की वैल्यू पहले केस के लिए, ठीक। अब सेकंड केस में क्या करा है, डाइलेक्ट्रिक को d/3 नहीं आगे तक भर दिया है। कहां तक भर दिया है डाइलेक्ट्रिक को? डाइलेक्ट्रिक को बढ़ा दिया है 2d/3 तक भर दिया है ना, यानी अब 2d/3 पे अपना डाइलेक्ट्रिक है और जो बचा हुआ पार्ट है वो ऐसे ही खाली है। तो अपन क्या करेंगे, अब सी नेट की वैल्यू फिर से क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे C1 C2/C1 प्लस C2, लेकिन अब C1 C2 बदल जाएगा। अब डाइलेक्ट्रिक भरे हुए पार्ट की जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, Ka एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d/3। तो क्या लिखेंगे, K क्या है आपका 4A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d/3, तो 3 ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो 2 2 कट गया, 3 2 कितना हुआ 6, तो C1 का वैल्यू आ गया 6A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D को C लेके चल रहे अपन, तो 6C लिख लिए, ठीक है। अब C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, अब 2d/3 में डाइलेक्ट्रिक भर गया तो d/3 जगह अपनी खाली बची, तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d/3, तो आ जाएगा 3A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, d/2 सॉरी D, बस इतना ही आएगा 3A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। इसको बोल देते हैं अपन 3C। अब 3C और 6C क्या हो गया पैरेलल में, सीरीज में, तो सी नेट क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 बाई C1 C2, 6C इंटू 3C बाई 6C प्लस 3C कितना हुआ 9C, एक C उड़ जाएगा, ये आ जाएगा 6 3 18, 18/2, तो आ जाएगा 2C। क्लियर बात? तो पहले केस में अब अपने को क्या दे दिया, जब ऐसा रहता है 2d/3 वाला कन्फिग्रेशन रहता है तो नेट कैपेसिटेंस क्या है 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो मतलब ये 2C का वैल्यू क्या आ गया 2 माइक्रोफेरेड आ गया, तो C का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 माइक्रोफेरेड। तो अब इस 1 माइक्रोफेरेड को अपन क्या करेंगे, इस 1 माइक्रोफेरेड को यहां पर डाल देते हैं। तो जो अननोन था पहले केस में, जो सी नेट आपका अननोन था वो अपने को निकल जाएगा, वो क्या था 4/3C, और C की जगह अपन क्या लिख देंगे 4/3C आया था और C की जगह अपन 1 डाल देंगे, तो आ जाएगा 4/3 माइक्रोफेरेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4/3, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, द गिवन फिगर शोज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेल। सिलेंड्रिकल क्या है, शेल है आपका, सिलेंड्रिकल शेल, ठीक है, बीच में कुछ नहीं, हॉलो है। अब हैविंग करंट आई फ्लोइंग यूनिफॉर्मली अलोंग द वॉल्स, यानी इसके वॉल के अलोंग जो है बच्चों यूनिफॉर्मली आई करंट जो है वो फ्लो हो रही है, ठीक है। द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ शेल। तो एक्सिस ऑफ शेल क्या हो जाएगा, ये इसके सेंटर से पार्ट होने वाली एक लाइन हो जाएगी, ठीक। तो बच्चों इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने का ऐसा तरीका क्या होता है, इसका अपन लोग एम्पियर सर्किटल थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। एम्पियर सर्किटल थ्योरम क्या बोलता है कि अगर अपन एक लूप ले ले और उसमें बी डॉट डी एल का लीनियर इंटीग्रेशन करें तो वो आता है μ0 टाइम्स जो नेट करंट उस लूप के थ्रू पास हो रही है, ठीक, आई नेट जो थ्रू द लूप पास हो रही है। तो यहां पर अगर हम लोग को कहां बोला है, देखो पहले आर साथ कैसे वेरी हो रहा है बता रहे हैं, तो आर का वैल्यू 0 से चालू होगा और कैपिटल आर तक जाएगा और उसके बाद आगे चले जाएगा, ठीक है। तो देखो अपन क्या करते हैं, यहां पर एक पहले एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए एक लूप इमेजिन करते हैं, छोटा सा लूप यहां पर, ठीक है, जिसका रेडियस मन स्मॉल आर लेते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन में यह दिया है कि जो आई करंट है वो वॉल के अलोंग फ्लो हो रही है, तो भाई इस वाले लूप के थ्रू तो कोई भी करंट नहीं निकल रही होगी, है कि नहीं। तो आई का वैल्यू 0 हो गया, तो बी डॉट डी एल क्या आएगा μ0 इंटू 0, तो बी डॉट डी एल आपका इंटीग्रल क्या आएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड में क्या होगी 0। तो जब तक अपन सरफेस तक नहीं पहुंचते, सरफेस तक पहुंचते तक क्या होगा 0 होगा, किसका वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इनसाइड। तो यहां पर देखो हर उसमें यहां पर तो दे दिया है कि डायरेक्टली यानी डायरेक्ट आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां पर दे दिया देखो 0, यहां पर कुछ नहीं दिया, ठीक। फिर यहां पर तो कांस्टेंट दे दिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, कांस्टेंट भी नहीं है अंदर, और यहां पर देखो इंक्रीज हो रही है, ऐसा दे दिया। तो कौन सा केस होगा, सेकंड केस, क्योंकि इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड 0 आ रहा है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद के लिए फिर से एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे। तो एक बार देख भी सकते हैं, देखो जैसे अगर बाहर के लिए निकालना है तो अपन लूप कहां बना लिए बाहर, ठीक।
अब सपोज ये लूप का रेडियस क्या है r, तो अपन लिखे b डॉट dl बराबर म्यू जीरो इंटू, अब देखो जो टोटल आई करंट थी वो लूप्स के अक्रॉस तो जा रही है, तो म्यू जीरो इंटू कैपिटल आई ले लेंगे। तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dl, तो पूरा dl 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 जोड़ोगे तो क्या होगा 2 पाई स्मॉल r बराबर म्यू जीरो आई। तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, म्यू जीरो आई बाय 2 पाई स्मॉल r। तो ये स्मॉल r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो देखो अंदर में जीरो मैग्नेटिक फील्ड और यहां से क्या जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऑप्शन क्या होगा अपना बी, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बोला है फाइंड द रेडियस ऑफ ऑर्बिट करस्पॉन्डिंग टू द फोर्थ एक्साइटेड स्टेट इन लिथियम 2+। ठीक है, तो लिथियम 2+ है, उसके फोर्थ एक्साइटेड स्टेट बोला है। तो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट कौन सा होगा, देखो 0 से 1 जाता है तो सॉरी 1 से 2 जाता है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, 2 से 3 जाएगा तो सेकंड, 4 जाएगा तो थर्ड, 5 जाएगा तो फोर्थ। ठीक है, तो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब n का वैल्यू अपने को क्या लेना है 5। रेडियस का फॉर्मूला तो एकदम सिंपल है बच्चों, a0 n स्क्वायर बाय z। ठीक है, तो लिथियम बोला है तो z का वैल्यू यहां पर 3 होगा और n का वैल्यू अपने को क्या लेना है 5। तो ये हो जाएगा a0 5 का स्क्वायर इज 25 बाय z, z का वैल्यू है 3, तो ये आ जाएगा a0 25 बाय 3, तो ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है अपने को, क्या बोला, इन द गिवन डायग्राम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन इज नेम्ड ए बी सी और डी, विच ट्रांजिशन एमिट्स शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, है ना। तो अपने को क्या बोला है, लैम्डा जो होना है अपना शॉर्टेस्ट रहना है। ठीक, आप जानते हैं एनर्जी अगर मैक्सिमम है, एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो वो कब होती है, जब एकदम हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आता है। जितना बड़ा एनर्जी, जितना बड़ा डिफरेंस है उतना ज्यादा अच्छा है एनर्जी के लिए। ठीक है, तो उतनी ज्यादा एनर्जी एमिट होगी। तो एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। एनर्जी मैक्सिमम तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। अब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो ई बराबर क्या होता है एच सी बाय लैम्डा, म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका लैम्डा। ठीक है, तो म्यू अगर मैक्सिमम होगा तो लैम्डा क्या होगा, शॉर्टेस्ट। तो लैम्डा शॉर्टेस्ट कब होगा, जब एनर्जी का ट्रांजिशन मैक्सिमम होगा। तो एनर्जी का ट्रांजिशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बच्चों, रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट नहीं, यहां पर वो ले लो, ई का वैल्यू लिख रहे हैं तो z स्क्वायर, ठीक है, 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस e0 भी रहेगा, e0 z स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर बाय 1 बाय n2 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो चीजें कांस्टेंट है, तो बेसिकली जिसका इसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा उसके लिए एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, और एनर्जी जिसके लिए सबसे ज्यादा होगा उसके लिए वेवलेंथ सबसे कम होगा। तो देखते हैं ए ट्रांजिशन में, ए ट्रांजिशन में कहाँ आ रहा है 4 से 3, तो यहाँ पर 4 और 3 वैल्यू डाल के देख लेते हैं। तो n1 का वैल्यू 3 है और n2 का वैल्यू कहां से आ रहा है, 4 से आ रहा है। तो e a के लिए क्या होगा ये देखते हैं, तो e0 z स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, तो n1 स्क्वायर है 1 बाय 9 माइनस 1 बाय 16। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 हो गया आपका 7। ठीक है, डिवाइडेड बाय 16 इंटू 9 और e0 z स्क्वायर ये बचा रहेगा। ठीक, अब सेकंड वाले के लिए निकालते हैं एनर्जी। सेकंड वाला ट्रांजिशन जो हो रहा है वो कहाँ रहा है, 4 से 2 हो रहा है, तो अपन क्या करते हैं ई बी 4 से 2, तो e0 z स्क्वायर तो रह गई, 1 बाय 4 से 2 तो 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 16। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 4, तो ये हो गया 12 बाय 16 इंटू 4, और ये क्या रहेगा e0 z स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही तीसरा ट्रांजिशन कहां से हो रहा है, सी 3 से 2 हो रहा है, तो 3 से 2 के लिए EC लिख लेते हैं। 3 से 2 के लिए EC कैसे लिखेंगे, EC का वैल्यू हो जाएगा E0 Z स्क्वायर 3 से 2, तो 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9। ठीक है, तो इसको कैसे लिख देंगे, 9 माइनस 4 होता है 5, E0 Z स्क्वायर बाय 9 4 जा 36, तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, ये हो गया आपका E2। अब ऐसे ही ED का वैल्यू देखते हैं लास्ट, ED। तो ED के लिए क्या होगा, ED के लिए आ रहा है 3 से 1, तो क्या हो जाएगा E0 Z स्क्वायर 3 से 1, तो 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 9। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा बच्चों E0 Z स्क्वायर 9 माइनस 1 क्या होता है 8 बाय 9, क्या हो जाएगा 8 बाय 9। क्लियर, तो ये आपका सेकंड केस, ये ED आ गया। अब आप देखो, एक में E0 Z स्क्वायर, एक में फ्रैक्शन है 8 बाय 9, एक में फ्रैक्शन है 5 बाय 36, तो भाई 8 बाय 9 बड़ा हुआ। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है 12 बाय
ये तो अगर इसको 4 से डिवाइड भी कर दो तो 4 कितना जा रहा है, 3 जा रहा है ना। तो 3/16 ये भी छोटा हो गया, किससे, 8/9 से तो छोटा ही है। और फिर अगर ये वाला भी देख लो तो ये भी लगभग 8/9 से छोटा ही, ठीक है। तो सबसे बड़ा एनर्जी गैप किस में, सबसे बड़ा एनर्जी गैप डी में। तो सबसे मिनिमम वेवलेंथ किस में होगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा डी के लिए। तो आंसर सही कौन सा होगा, डी। ओके, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं अगला। इस क्वेश्चन में ये दिया है, ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पेंडुलम द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड कैन बी प्लॉटेड अगेंस्ट लेंथ ऑफ द पेंडुलम एस। तो बच्चों टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी बराबर क्या होता है, 2π√L/g। ठीक, हमको रिलेशनशिप बोला है किसके बीच में, टी स्क्वायर और एल के बीच में। तो स्क्वायर कर दो इसको, टी स्क्वायर बराबर 2π/g, इसका स्क्वायर हो जाएगा और √L का स्क्वायर हो जाएगा तो L हो जाएगा। तो ये टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके, एल के। तो अपने को क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। तो ऑप्शन फर्स्ट, एकदम सिंपल। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एन ईएम वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। रेशियो ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी इन अ रीजन ऑफ वेव इज इक्वल टू। तो बच्चों ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि एवरेज जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। तो दोनों इक्वल होता है तो दोनों का रेशियो क्या होगा, 1:1, एकदम सिंपल। तो सीधा से टिक लगा दो, उसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं करना, 1:1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अ रॉड इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड अदर एंड इज पुल्ड विद अ फोर्स F इज इक्वल्स टू 62.8 kN किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये रॉड को इस एंड से अपन क्या करें, पुल कर रहे हैं, कितना फोर्स लगा के, 62.8 किलो न्यूटन फोर्स लगा, ठीक है। अब क्या होगा, यंग्स मॉडुलस रॉड का दे दिया है y बराबर 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड, रेडियस दे दिया बच्चों कितना, 20 mm, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया, 20 mm। स्ट्रेन निकालना है अपने को। स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, एप्सिलॉन। ये होता है आपका चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये अपने को निकालना है। तो बच्चों आप ये जानते हो यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो आपका स्ट्रेन बराबर क्या आ जाएगा, स्ट्रेन बराबर आ जाएगा सिग्मा, यानी जो स्ट्रेस है, बाय यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन यूनिट एरिया। तो फोर्स बाय एरिया इनटू y, ये y अपने को निकालना है। y यानी अपने को क्या निकालना है, यही स्ट्रेन अपने को निकालना है। तो फॉर्मूला यानी वैल्यू सबकी डाल देते हैं। f का वैल्यू कितना दे दिया है, f का वैल्यू यहां पर दे दिया बच्चों 62.8 किलो न्यूटन, तो इंटू 10⁻3 कर देते हैं। y का वैल्यू क्या दे दिया है, 2 × 10⁻11 ये दे दिया है, इनटू एरिया। एरिया क्या होगा, क्योंकि ये क्या बोला है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेडियस दिया मतलब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो πr² से अपन क्या निकालेंगे, रेडियस। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14 पाई इंटू r²। अब ये दे दिया 20 mm, तो 20 × 10⁻³ मीटर में लेंगे तो ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको बस अपने क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो 62.8 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 × 3.14 इंटू ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 400, ठीक है। अब 10 का पावर का हिसाब किताब कर लेते हैं। तो देखो यहाँ एक 10 का पावर 11 है और यहां पर क्या है, 10 का पावर -3 का ट्वाइस -6 हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर को एक तरफ लिख देते हैं पहले, है ना। तो क्या हो गया, 62.8 डिवाइडेड बाय 2 × 3.14 इंटू 400, इसको भी 4 लिख देते हैं, ठीक है। अब इंटू देखो ऊपर क्या है, 10 का पावर 3 है, नीचे क्या है, एक 10 का पावर 11 है, एक 10 का पावर -6 है, और ये 400 को मैं 4 लिख गया हूं तो एक 10 का पावर 2 है, ठीक है। तो अब ये देखो ये 3.14 ये कितने टाइम्स जा रहा है, 20 टाइम्स जा रहा है। 2 कितने टाइम्स जा रहा है, 10 टाइम्स जा रहा है। फिर ये 2 2 जा 2 5 जा 5/2 कितना आ जाएगा, 2.5 इंटू यह आ जाएगा 10 का पावर 3, ऊपर जाएगा तो -11 + 6 -2, तो 2.5 इंटू 10 का पावर ये हो जाएगा 3 और 6 हुआ 9, 9 - 11 हुआ -2, -2 हुआ -4, तो इतना मीटर आ जाएगा। 2.5 इंटू 10 का पावर -4 मीटर, तो ऑप्शन होगा सेकंड वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्ट्रेन विच इज प्रोड्यूस्ड। अच्छा यूनिटलेस होगा, है ना, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होगा, मैं यहाँ मीटर क्यों लिख दिया, ठीक है, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या दिया है, अ रे अंडरगोज रिफ्रैक्शन एट अ बाउंड्री ऑफ अ मीडियम, ठीक है। एक बाउंड्री बना लेते हैं, इधर मीडियम 1 इधर मीडियम 2, ठीक।
अब क्या आई, रे इंसिडेंट हुई एट एन एंगल 45 डिग्री, तो ये रे इधर से आई, ये बना नॉर्मल, ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, और वेव इंसिडेंट रे तो इसका जो बोल दिया है वेव और वाइल रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री, तो ये यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे बेंड होगी, ये एंगल क्या आ गया 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या बोला अपने को कि जो इंसिडेंट रे था उसका वेवलेंथ है लैम्डा 1 और ये है v1, ठीक है, और दूसरा तरफ है ये है लैम्डा 2 और ये क्या है v2। तो अपने को रिलेशनशिप बताना है लैम्डा 1 लैम्डा 2 में और v1 v2 में क्या रिलेशनशिप होगा, है ना। v1 v2 मतलब फ्रीक्वेंसी दिया है μ1 μ2। अब सबसे पहली बात तो अगर फ्रीक्वेंसी, एक लाइट जब रिफ्रैक्ट होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती क्योंकि वो अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो जाता है। तो जो फ्रीक्वेंसी यहां रहेगी वही फ्रीक्वेंसी यहां रहेगी, तो μ1 बराबर μ2 तो रहेगी। तो अब दो ऐसे ऑप्शन में दे दिया है μ1 और μ2 बराबर है, यानी ये 3 हो सकता है या तो 4 हो सकता है। अब देखो लाइट यहां टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ है बच्चे लोग, अब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ है तो ये आपका रेयर मीडियम होगा और ये वाला आपका मीडियम डेंस होगा, ठीक है। तो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तो वेवलेंथ छोटा हो जाता है, तो वेवलेंथ छोटा हो जाएगा तो लैम्डा 1 बड़ा होगा और लैम्डा 2 क्या होगा छोटा होगा, लैम्डा 1 बड़ा होगा और लैम्डा 2 छोटा होगा। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर तो लैम्डा 1 को क्या कर दिया, लैम्डा 1 को छोटा बता दिया ना √2 से डिवाइड करके, लेकिन लैम्डा 1 तो बड़ा होगा, मतलब ऑप्शन सी होगा, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं। वैसे आपको अगर कैलकुलेट करना है तो μ1 बाई μ2 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रिलेशनशिप होगा, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा तो वेवलेंथ कम, तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, उससे निकाल सकते हैं। और μ1 बाई μ2 क्या आ जाएगा, वही sin थीटा 1 बाई sin थीटा 2 स्नेल्स लॉ से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ओके, अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस, ठीक है, एक 100 ग्राम का मास है, ठीक, और उसको स्मूथ सरफेस में प्लेस किया और वो मूव कर रहा है, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू 2x, यानी एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हुआ है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैन बी गिवन एज, हमको ये आपको निकालना है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों a बराबर क्या है 2x, तो a बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, a बराबर लिख सकता हूं देखो v dv बराबर a dx होता है, तो a बराबर मैं लिख सकता हूं v dv बाय dx, ठीक है। तो यहां पर डाल देता हूं क्योंकि मेरे को वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी ना, तभी तो चेंज इन वेलोसिटी निकालूंगा चेंज, तो तब मेरे को काइनेटिक एनर्जी का चेंज पता चलेगा, इज इक्वल्स टू 2x। अब वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए, तो क्या होगा v dv बराबर 2x dx, ठीक। अब इसका क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो v1 से लेके v2 तक इसको इंटीग्रेट करते हैं। सपोज इनिशियल पोजीशन 0 था और वो कितना डिस्प्लेस किया, x डिस्प्लेस किया, x पोजीशन पे है। तो अब ये कितना हो जाएगा, देखो v dv, तो इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन v स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2, ठीक। लिमिट डालेंगे क्या, v1 से v2 इज इक्वल टू 2, ये बाहर आ गया। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2, सिंपल सा, लिमिट डाल देंगे 0 से लेके x, ये 2 से 2 तो कट गया, तो क्या आया देखो v स्क्वायर बाय 2, लिमिट है v1 से v2 इज इक्वल टू क्या है x स्क्वायर, तो लिमिट 0 से लेके x तक, ठीक है। अब लिमिट डाल देते हैं, हाफ बाहर आ गया, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, ये आ गया आपकी वैल्यू। अब हमको पता है बच्चों इनिशियल, सपोज अगर इनिशियल वेलोसिटी v1 और फाइनल वेलोसिटी v2 है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m v1 स्क्वायर, और फाइनल क्या हो जाएगी हाफ m v2 स्क्वायर। तो अगर आपको चेंज निकालना है तो हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। तो यहां पर बस क्या करना है, दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी m से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी m से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाला जो टर्म है वो आ गया ना हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, आपकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही तो अपने को चाहिए। तो ये आ गई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये आ गई mx स्क्वायर, तो ये दे दिया 100 ग्राम, तो 100 बाय क्या होगा 1000 इंटू एक्स स्क्वायर बाय एन, हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय बस एक्स स्क्वायर ना, ठीक है। तो ये कट गया 0 0 0 0 कट गया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाय 10, तो एक्स का वैल्यू क्या आया स्क्वायर आया। तो अपने को कंपेयर करके निकालने की इसका वैल्यू बोला था एक्स का पावर n बाई 10, तो n का वैल्यू यहाँ से कंपेयर कर लो, तो क्या आया n का वैल्यू 2, तो ये आपका आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अ कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स अ स्टेशनरी वॉल, ठीक। तो क्या है, एक वॉल है,
और एक कार है जो इसके तरफ मूव कर रही है, वॉल की तरफ मूव कर रही है, कितनी स्पीड से? 15 मीटर पर सेकेंड से। वॉल स्टेशनरी, उसकी स्पीड 0 है। A person in the car presses the horn and experiences the change in frequency of 40 Hz due to reflection from stationary wall. Find the frequency of horn. तो सपोज ये कार वाला जो है F0 फ्रीक्वेंसी का हॉर्न बजाया, ठीक है। तो जब हॉर्न बजाया तो उसको वापस, जब ये रिफ्लेक्टेड हॉर्न उसको सुनाई दिया, वापस से जब रिफ्लेक्टेड हॉर्न को वो रिसीव किया तो उसको कितने का डिफरेंस पता चला, यानी सपोज F' फ्रीक्वेंसी वो रिसीव किया तो डिफरेंस था 40 हर्ट्ज का, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो ये प्रॉब्लम बनाने का तरीका क्या है। तो देखो सबसे पहला एक बार क्या निकालते हैं, एफ एपरेंट। तो ये क्या होता है, F0 इंटू सी बाय सी, सी है स्पीड ऑफ साउंड। अब देखो यहां पर ऐसा ये करते हैं कि जो ये स्टेशनरी वॉल है वो किस फ्रीक्वेंसी का साउंड रिसीव करे। तो यहां पर सोर्स चल रहा है और ऑब्जर्वर रुका हुआ है, तो वो जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा एफ एपरेंट वो कितनी रिसीव करेगा, तो हम लोग डिनोमिनेटर में चेंज करते हैं इसमें, ठीक है। तो C और टुवर्ड्स जा रहा है तो बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी, तो C माइनस V, जो भी V वेलोसिटी है इस कार की, ठीक है। अब ये F एपरेंट फ्रीक्वेंसी ये रिसीव करा, अब ये F एपरेंट फ्रीक्वेंसी जितनी ये रिसीव किया है उतनी ही ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो अब एक स्टेशनरी सोर्स हो गया और चलता हुआ ऑब्जर्वर वापस उसको सुन रहा है, ठीक है। तो अब F डैश जो वो रिसीव करेगा वो क्या करेगा, F एपरेंट C बाय C। अब सोर्स जो है स्टेशनरी है लेकिन ऑब्जर्वर जो रिसीव कर रहा है वो चल रहा है, टुवर्ड्स चल रहा है, तो ये हो जाएगा C प्लस V। आ रही बात समझ। और F एपरेंट का वैल्यू F0 के टर्म्स में निकालना है तो यहां से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, F डैश बराबर F एपरेंट F0, यानी जो F डैश है F0, F एपरेंट की जगह डालेंगे F0 C बाय C माइनस V इंटू C प्लस V बाय C। C उड़ गया, ठीक। तो F डैश की वैल्यू क्या आ गई, F0 C प्लस V बाय C माइनस V, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, देखो F डैश की वैल्यू F डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं। C की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दे दिया, कितना दिया, 330। C की वैल्यू क्या दे दिया, 330, ठीक है। तो अपन यहाँ 330 वैल्यू डाल देते हैं। तो F0 330 प्लस 15 बाय 330 माइनस 15, तो ये आ जाएगा F0 345 बाय 315, ठीक है। ये आ गई F डैश की वैल्यू। और एक रिलेशनशिप क्या दिया कि भाई F डैश माइनस F0 जो है, F डैश माइनस F0 वो आपको 40 हर्ट्ज है, वो आपको 40 हर्ट्ज है। तो अपन यहां से F डैश का सब्स्टिट्यूशन बना सकते हैं F0 के टर्म्स में। F डैश बराबर क्या हो जाएगा, F0 प्लस 40। अब उसको यहां पर डाल देते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो F0 प्लस 40 बराबर F0 345 बाय 315। अब इसको सॉल्व करके बस हम लोग को क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। अच्छा ये न्यूमेरिकल टाइप है तो इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ऑप्शन देके रख नहीं सकते, ठीक। तो देखो तो ये हो जाएगा, इसको 5 से काटते हैं, 5 6 जा, ठीक है, 5 9 जा, ठीक है, 45, 5 6 जा 30, 45 5 9 जा, ठीक है, 5 6 जा 30, अब 5 3 जा तो आया 69 बाय 63। तो F0 प्लस 40 बाय F0 69 बाय 63, ये आ गया। अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आएगा 63 F0 प्लस 40 इंटू 63 बराबर F0 इंटू 69, ठीक है। तो इसको अपन क्या भेज देते हैं, उधर भेज देते हैं। तो 69 F0 माइनस 63 F0, तो 69 माइनस 63 हो जाएगा 6 F0, तो 6 F0 बराबर 40 इंटू 63 आ जाएगा। तो ये 2 3 जा और 2 20 जा, और ये 3 से ये चले जाएगा, 3 2 जा और 1 जा, तो F0 बराबर क्या आ गया, 20 इंटू 21, तो आ जाएगा 21 2 जा 42, तो आ जाएगा 420 हर्ट्स। तो इतनी फ्रीक्वेंसी की जो है वो हॉर्न बजाया, और रिसीव जो उसको होगा वो प्लस 40 है, 460 हर्ट्स रिसीव किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला सवाल क्या बोला, इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज बाय 20% एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डिक्रीज बाय 4%, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो बच्चों रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए, ठीक है। तो यहां पर कंडक्टर की लेंथ और एरिया चेंज करें, रेजिस्टिविटी तो वही रहेगी। तो R बराबर रो एल बाई ए ले लेते हैं अपन ओरिजिनली, और जो R डैश है नया रेजिस्टेंस वो ले लेते हैं L इंटू 20% इंक्रीज की लेंथ में, तो नया लेंथ हो जाएगा 1.2 L, ठीक है। और 4% कमी कर दिए एरिया में,
तो क्या हो जाएगा 0.96 A। क्लियर। अब परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, जो नया रेजिस्टेंस है माइनस जो ओरिजिनल था डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100, यही होता है आपका परसेंटेज चेंज। ठीक, अब क्या करेंगे r डैश माइनस r बाय r, तो देखो रो l बाय a ये तो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो r डैश में बचेगा 1.2 बाय 0.96 और माइनस 1 डिवाइडेड बाय आपका ये रो l बाय a, तो ये रो l बाय a से रो l बाय कट गया। ठीक, तो परसेंटेज चेंज इंटू 100 भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 10 बाई 8 आ गया माइनस 1। ठीक, इंटू 100, तो ये आ गया 10 बाई 8 माइनस 1, तो ये हो गया 10 माइनस 8 हो गया 2 बाई 8 इंटू 100, तो ये आ गया 1 बाई 4, तो कितना आ गया 25%। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 25। ठीक, अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्या दिया है बच्चों, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन 75 न्यूटन फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक अटैच विद द स्प्रिंग एज शोन, द मैक्सिमम एक्सटेंशन अपने को निकालना है। तो देखिए बच्चों, यहां पर अभी इक्विलिब्रियम में रेस्ट पे रखा हुआ है, वेलोसिटी इसकी 0 है और इसको कितना फोर्स लग रहा है 75 न्यूटन का एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। तो ये इस तरह मूव करना चालू करेगा और ये जैसे जैसे मूव करेगा इसका जो एक्सटेंशन है स्प्रिंग का वो बढ़ता जाएगा। तो स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, kx। ठीक, स्प्रिंग क्या लगाएगा, एक फोर्स kx। तो जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा ये फोर्स 75 न्यूटन को भी तो ओवरकम कर लेगा और शुरू में यानी ये ब्लॉक आगे जाना चालू होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर वेलोसिटी कम होगी कम होगी कम होगी और क्या हो जाएगी 0, जब ये स्प्रिंग फोर्स एकदम बढ़ जाएगा किसी एक x पे। और जब v 0 हो गया उसके बाद नेगेटिव होना चालू होगा, तो उसके बाद ब्लॉक वापस आना चालू हो जाएगा। अब ब्लॉक अगर वापस आना चालू हो जाएगा तो बस वहीं तक वो मैक्सिमम एक्सटेंशन किया, तो इसकी वेलोसिटी 0 से लेके कहां तक गई 0 तक, हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और एक्सीलरेशन यहां पर क्या है, यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है वो वेरिएबल है, वो पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये जो फोर्स है एक जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो kx है, यानी स्प्रिंग फोर्स है, वो x पे डिपेंडेंट होता है। तो देखो एक्सीलरेशन ब्लॉक का क्या लिख सकते हैं, देखो सपोज ये एक्सीलरेशन है तो इधर लग रहा है 75 न्यूटन फोर्स और इधर क्या लग रहेगा x एट एनी पोजीशन x, ऐसा होगा। तो एक्सीलरेशन बराबर होगा नेट फोर्स मतलब 75 माइनस kx बाय m। ठीक, अब एक ही जगह क्या लिख सकता हूं, v dv बाय dx बराबर 75 माइनस kx बाय m। अब v dv अलग कर लिए और 75 माइनस kx बाय m dx इसको इस तरफ ले गए। ठीक है, अब जो वेलोसिटी है रेस्ट से चालू हुई, ठीक, जब पोजीशन 0 था, और वेलोसिटी वापस 0 हो गई जब पोजीशन क्या हुआ x मैक्सिमम। ये x मैक्सिमम अपने को निकालना है, तो 0 से 0 इंटीग्रेट करोगे तो ये टर्म तो 0 ही होना है। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 1 बाई एम बाहर आ जाएगा बच्चे लोग। ठीक है, 1 बाई एम क्या आ जाएगा बाहर, 75 का हो जाएगा 75x माइनस इसका हो जाएगा kx स्क्वायर बाय 2। ठीक, और लिमिट डालना है 0 से x मैक्सिमम तक, ये m भी इस तरफ जाएगा 0 हो जाएगा, तो बेसिकली आ क्या जाएगा kx स्क्वायर बाय 2 बराबर 75x। तो एक x से एक x कट गया तो x मैक्सिमम की वैल्यू क्या जाएगी 2 इंटू 75 बाय k। k की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दी है, k की वैल्यू क्या दे दी है 75 न्यूटन पर मीटर, तो k की वैल्यू यहां पर डाल देंगे, 75 से 75 भी कट जाएगा, बच क्या गया 2 मीटर। तो मैक्सिमम एलोंगेशन क्या होगा बच्चों लोग 2 मीटर इस स्प्रिंग का। ठीक है, अब बनाते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया है टू सॉलिड स्पीयर्स ऑफ मास m इज इक्वल्स टू हाफ kg, दोनों हाफ kg के स्पीयर हैं, ये आपका और ये। अब आर कनेक्टेड एट द एंड्स ऑफ अ लाइट रॉड as shown in figure, the assembly rotates about axis a dash, then moment of inertia of the assembly is equal to क्या होगा, ये अपने को बताना है। रेडियस दे दिया इन दोनों। ठीक, तो देखो सिमेट्रिकल है दोनों, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मेरे को निकालना है तो मैं 2 इंटू किसी एक का भी निकाल लूंगा, एक इस एक्सिस के बाद तो काम चल जाए। अब एक स्पीयर का कैसा स्पीयर है, सॉलिड स्पीयर का है, उसका अपने क्या बोलते हैं अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 बाय 5 mr स्क्वायर, तो m इंटू आर का स्क्वायर, ये हो गया उसका, प्लस इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। तो ये दोनों एक्सिस कितने दूर हैं, देखो ये टोटल 80 दे दिया है, तो आधा कितना होगा 40 और ये 10 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो हो जाएगा एम आर स्क्वायर, तो ये 50 का स्क्वायर, जो भी है यूनिट बाद में देख लेंगे, सेंटीमीटर में लेना है। ठीक है,
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का वैल्यू क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का वैल्यू आएगा 2 इंटू 2/5 इंटू एम का वैल्यू है आधा किलो, तो क्या ले लेते हैं हाफ, इंटू आर का स्क्वायर, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर कितना होगा 10/100 मीटर्स होगा, ठीक है। तो 10/100 का स्क्वायर प्लस एम फिर से 1/2 इंटू ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर है, तो 50/100 का इसको भी क्या लेना पड़ेगा अपने को स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर को अपन मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब आंसर क्या आएगा 2 इंटू 2/5 इंटू 1/2 इंटू ये 0 से 1 0 कट गया, ये 1/100 बचा, प्लस 1/2 इंटू 52 जा गया है ना, तो 52 जा गया तो ये 1/2 इंटू 1/2 ये हो गया 1/4, तो ये आ गया बच्चों 2 इंटू ये 5 2 जा कितना हुआ 10, तो ये आ गया 2/1000 प्लस 1/8, ठीक है। अब क्या करते हैं 2 इंटू एलसीएम ले लेते हैं, तो आ जाएगा 18 2 जा 16 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 8000, ठीक, ये आ गया 8000। अब क्या करेंगे, अब 16 और ये हो जाएगा 1016 इंटू 2, 1016 इंटू 2 या 2 से इसको उड़ा दो तो ये हो जाएगा 4000, ठीक है, ये आ गया 4000। तो x/5 के टर्म्स में अपने को लिखना है, ठीक है, तो इसको इक्वल कर दिए x/5 से, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू 1016 डिवाइडेड बाय 4000, ठीक है। तो 4000 टाइम्स गया ये 4, ये जाएगा 4 2 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8 बचा 2, 4 5 जा 20 बचा 4 4 4 जा 16, तो ये उड़ा, ठीक है, तो ये आ गया 254। तो 254 इंटू कर देते 5 5 4 जा हुआ 20, 5 5 जा 25 26 27, तो 2 कैरी हुआ 5 2 जा 10 11 12, तो ये आ गया 1270 बाय 1000, तो ये 3 0 है, तो ये आ जाएगा 1.27, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो। अब देखते हैं अगला। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इज शोन इन फिगर, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी टू इंस्टेंटेनियस स्पीड अपने को ये निकालने बोला है। तो देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड सपोज अपन v मान लेते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड मिला लेते हैं v। अब क्या होगा, एवरेज जो डिस्टेंस ये चला वो कितना चला, इतना चला ना, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, चेंज इन पोजीशन बाय टाइम, ठीक। तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना ही हुआ ना, √2l, कितना हुआ √2l, तो भाई एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा √2 टाइम्स v, क्लियर। तो एवरेज बाय इंस्टेंटेनियस का अगर आपको रिलेशन निकालना है तो आ जाएगा √2v/v, v से v कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया √2, तो x का वैल्यू अगर अपन कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इस सवाल में क्या दिया है, फाइंड द टाइप ऑफ लॉजिक गेट, ये कौन सा लॉजिक गेट है अपने को निकालना है। तो अपन क्या करते हैं ए बी का वैल्यू लिख लेते हैं, इनपुट और आउटपुट का वैल्यू, उसके हिसाब से अपना यहां पर आ क्या रहा है रिजल्ट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन ए को 1 रखते हैं, बी को 0 रखते हैं, मतलब अपन क्या करते हैं ए को बंद कर देते हैं, बी को ओपन रखते हैं, तो क्या होगा, देखो सर्किट तो कंप्लीट है तो बल्ब जलेगा, यानी अपने को रिजल्ट क्या मिलेगा 1, ठीक है, बढ़िया है। अब क्या करते हैं अपन सेकंड केस में ए को 0 लेते हैं और बी को 1 ले लेते हैं, तो बी को बंद कर दिए और ए को खुला रखे, तो भी सर्किट कंप्लीट है, तो भी बल्ब जलेगा, तो ये भी क्या आ गया 1। अब अपन क्या करते हैं दोनों को बंद कर देते हैं, दोनों को बंद कर देंगे तो ये भी 1 ये भी 1, तो देखो 1 और 1 आ रहा है तो करंट तो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1, ठीक। अब दोनों को ओपन कर देते हैं, दोनों को ओपन कर दिए मतलब क्या रखे, दोनों में जगह अपन 0 और 0 रखे, तो अब सर्किट तो कोई सा भी कंप्लीट नहीं है, कोई सा भी सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो वैल्यू क्या मिलेगी 0, तो 0 0 पे 0 मिल रहा है, 1 1 पे 1 मिल रहा है और कोई भी एक 1 है तो 1 मिल रहा है, तो ये तो आपका हो गया और गेट। कौन सा गेट हो गया, और गेट, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ओके बच्चों, तो ये था मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन हम लोग अभी तक बनाए हैं, जो अपने को अवेलेबल था शिफ्ट 1 का, ये उसके सॉल्यूशन थे, ठीक है।